घर में मैं और मेरे ससुर जी ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़े बिखरे हुए होते और मेरी जांघों में काले काले धब्बे लगी हुई होती थी। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। कुछ ही देर में मेरे ससुर जी आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले कुछ दिनों से रोज मेरे कपड़े निकले हुए होते हैं। जब मैं सुबह सोकर उठती तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। कौन था जो रोज रात में मेरे नीचे के कपड़े उतार कर चला जाता था? मैं जब भी नहाती तो मेरी जांघ पर एक काले निशान मिलता था और नहाते वक्त वो निशान हल्का हो जाता था, पर दोबारा रात को फिर से उसी जगह ये निशान मुझे दिखता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो मुझे लगा था कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो ये निशान रोज मेरी जांघ पर मुझे नजर आने लगा था और मेरे नीचे के सारे कपड़े भी कोई उतार दिया करता था। मैं शक करती भी तो किस पर, क्योंकि घर में मेरे अलावा बस दो ही लोग थी, एक मेरे ससुर जी और दूसरी काम वाली लड़की जो कि मेरी ही उम्र की थी। बात यह है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस दुबई जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ही थे। सास का देहांत हो चुका था और मेरे पति राकेश एकलौते बेटे थे। ससुर जी की तबीयत खराब रहती थी तो मैं उनकी सेवा किया करती थी। मेरे पति जो दूसरे शहर में काम करते थे, मेरे पति अक्सर मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवा कर तुम्हें भी मैं अपने पास ही बुला लूंगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी, मन नहीं लगता था घर में। वो तो अच्छा है कि घर में एक नौकरानी भी थी जो दिन रात मेरे साथ ही रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर जी ही अकेले होते, लोग तरह तरह की बातें ना बनाए। इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी को दिन रात मेरे साथ के लिए मेरे पति ने रख दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी और रात को मेरे साथ ही सो जाती थी। वो भी जवान लड़की ही थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर। मेरे ससुर जी थोड़ी अलग तरह के इंसान थे। खाना खाने से पहले 10 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे। फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते थे, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। बस जब भी काम होता तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 3 महीने तो ऐसे ही गुजर गई। राकेश से भी मेरी हर 2-3 दिन पर बात होती थी। हर बार उनसे अपना वीजा के बारे में जरूर पूछती थी, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती थी। कहती थी दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बैठकर चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगवाते हैं, कभी अपने पास आने का इशारा करते हैं और तो और कभी मेरे पिछवाड़े पर हाथ फेरते हैं, कभी मेरे सीने की तरफ देखते रहते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं तो हंसने लगी तो कहती नहीं दीदी मुझे सच में उनसे डर लगता है, उनकी नजरें अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, मैं कमरे में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना और हल्के कपड़े पहना करो ताकि अंदर गर्मी कम लगे। मुझे उसकी यह बात बहुत अजीब सी लगी तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल करते होंगे। तो कहती जाने भी दो दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये बोलते हुए वो किचन में चली गई और अपने कामों में लग गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो कुछ अजीबोगरीब था। आखिर कौन था जो रोज रात को मेरे नीचे के कपड़े निकाल देता और मेरी जांघ पर काला रंग लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। वो काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात के करीब 2 बज गए थे और मैं अब तक उठी ही थी यह देखने के लिए कि कौन ऐसा करता है। लेकिन फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। दिन भर घर के कामों की वजह से मैं इतना थक जाती थी कि पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने अपने ससुर की उंगली से किसी खाली कागज पर कुछ लाइनें खींचते हुए देखा। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो वह घबरा गए और मुझे देखते ही वो गुस्से से बोले तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने यह तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाज़त लेते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मेरा तो रंग फीका हो गया था और मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा।
मेरी जांघों का निशान और मेरे कपड़ों का निकलना अब तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे ससुर जी ने लगाए हैं? दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वो तो मेरे बाप समान है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत थी कि मेरी जांघ पर जिस तरीके की स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर जी भी उसी रंग की स्याही से कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे और निहार रहे थे। वो भी बड़े ही आराम से बर्तन धो रही थी और उसके बहुत करीब थे। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी कि इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ाए, मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर जी के वहाँ होने से बेखबर थी। अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और ससुर जी से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करूँगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वो परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया है। मेरे ससुर तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दो और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो। यह तो मैंने देख लिया था, वरना ना जाने तुम गंदे बर्तनों में ही हमें कब से खाना दे रही थी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी। लेकिन वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे, कहने लगे तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूंगा। मेरा बेटा प्रदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और यह लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोकर मुझे खाना देगी। उस पर चिल्लाते हुए आगे निकल गए। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है। जो यह साहब मुझे कितनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर जी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। मुझे यह हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरी जांघ पर काली स्याही के निशान आता कहाँ से है। एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को समझाया। फिर मैं किचन से बाहर निकली तो लोन में मेरे ससुर जी मेरे पति से फोन पर बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से निकाल दे। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि राकेश से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी नहीं निकालूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैंने राकेश से भी कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। ससुर जी को बर्तनों से तकलीफ है तो मैं खुद धो लूंगी। मेरे पति ने अपने बाबा को किसी तरह समझा लिए। अब मैं ससुर जी के बर्तन खुद धोने लगी। मैं खाना भी ससुर जी को खुद ही देने लगी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो फिर से काली स्याही से सफेद कागज पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा ससुर जी मैं सफाई कर दूंगी, तो कहने लगे हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई। कभी मेरे सीने पर देखते, कभी पीछे की तरफ देखते, और अगर वो यूं ही देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू लगा रही थी। मेरे ससुर जी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वो एकदम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह धीरे से बात करना मुझे तो हैरत हो रही थी। वो तो हमेशा तेज आवाज से ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर ही काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह ही रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे के पसीने साफ करने लगे। मैं पीछे हटी, वो भी घबरा गए और फौरन वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी कि धड़कन चलना ही भूल गई थी। मुझे तो अब अपने ससुर जी के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई।
पूरा दिन मैं परेशान रही। जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी। मैंने कहा, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे में कहती हो, मुझे भी वह सब सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बता दिया कि रोज मेरी जांघ पर काली स्याही का निशान होता है। यह बात सुनकर नौकरानी हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे तो आपके ससुर जी पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वह आपके साथ कुछ गलत करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत हरकत करके अपनी बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो मालिक मुझे देखते रहते थे और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती है तो वो आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसलिए तो बिना वजह के मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो यह सब सुनकर घबराने लगा है। मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरी जांघ पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को जरूर मेरे ससुर जी ही मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया मेरे ससुर जी मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर जी तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लगा कर सोती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं यह कुछ चुरा कर भाग न जाए। मुझे तो अपने ससुर जी की बात का भरोसा नहीं था। मैंने राकेश से कह दिया कि मेरे वीजा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करो, मुझे उनके पास आना है। जो बात मुझे राकेश ने बताई, यह सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि बाबा ने मुझे तुम्हारा वीजा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं यह सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, राकेश, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन राकेश अपनी मजबूरियां बताने लगे। तो 1 साल के बाद उन्हें पैसे मिलने वाले हैं, अगर अभी आ गए तो नुकसान हो जाएगा। मुझे अपनी चिंता होने लगी थी कि ना जाने वह क्या चाहते थे। मैं तो अब सांस भी नहीं ले सकती थी। अब तो उन्होंने अपने सारे काम मुझसे कराने शुरू कर दिए थे। किस दौर से गुजर रही थी वो मैं ही जानती हूँ। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनके रोज रोज की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए, मुझे ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर देती? मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना पीना सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है? वह कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे समय नहीं देती हो। यह मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि मैं बैठकर उनके साथ क्या बातें करूं। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी? उन्हें खुद ही यह सोचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर आते। गांव में भी उनके सख्त आवाज के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। मैंने उनकी ऐसी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है, शौक से लगा दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखे तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई मालिक की पत्नी थोड़ी हैं जो घंटों उनसे बातें करेंगे। मुझे नौकरानी की बात सही लगी, मेरा भला चाहती थी। अब मुझे लगा अच्छा ही है वो मुझसे नाराज हो गए हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ उससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। सुबह मेरी जांघ पर काले रंग का निशान लगा था और मेरे नीचे के कपड़े भी निकले हुए थे। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बुलाया तो कहने लगी, मेरा सर भारी लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। रात भर मुझे होश नहीं था कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ, मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था। मालिक ने मुझे एक सरदर्द की गोली दी थी। कहने लगे, यह खा लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन न जाने यह खाते ही मुझे होश नहीं रहा और मैं यह सोच रही थी कि मैंने सिर्फ एक गोली खाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों
क्यों याद नहीं आता और फिर क्यों मेरी जांग पर ये निशान होते हैं। अब मैं सोच चुकी थी कि अब चुप नहीं रहेंगे। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को पहले ही बता चुकी थी, वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जब रात को 2 बजे ससुर जी मेरे कमरे में आए और मेरे बेड के करीब जाने लगे, जैसे ही वो बेड के करीब पहुंचे मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर जी उस टाइम पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसी समय वहां 2 आदमी घुस आए और मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सियों से बांध दिया। दरअसल मेरी नौकरानी अपनी हवस का भूख मिटाने के लिए अपने चोर दोस्तों को रोज बुलाती थी। मेरे नीचे के कपड़े भी वही उतार देती थी। ये तो अच्छा है कि मेरी इज्जत किसी ने नहीं लूटी। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मेरी आंखों से तो आंसू निकल रही थी। दूसरी कुर्सी पे मेरे ससुर जी बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने खड़े थे और मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रही थे। वो नौकरानी उसके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो तो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन में मेरे ससुर जी के बारे में शक डाला था। मेरी जांघ पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे कपड़े भी वही निकाल देती थी ताकि मुझे अपने ससुर जी पर शक हो। ससुर जी से मेरे खिलाफ बात करती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे कैसे फसाद लगाना है, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे ससुर जी को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी, इसलिए उसने रात को मेरे ससुर जी से कहा कि आपकी बहू एक लड़के को आधी रात में बुलाकर उसके साथ रंगरलिया मनाती है। अगर यकीन न आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर जी रात को मेरे कमरे में आए और मेरे पास जाकर यही देखने लगे कि सो कौन रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। ससुर जी कमरे में देखकर वह वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेजधार चाकू था। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। ससुर जी और मुझे, हम दोनों को रस्सियों से बांधकर वह लोग चोरी करने लगे। अचानक से हुआ ये कि उसी रात राकेश वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे घर का मेन गेट खुला था तो वह घबरा गए। अब अंदर आए तो मर्दों की आवाजें सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। उन्होंने अपने बाबा के कमरे में जाकर पुलिस को फोन लगाया। पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मैंने दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम यहीं पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। वह घर के भेदी होती हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। शादी को 10 साल गुजर गए हैं। अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकर रखने के लिए अगर मेरा पति कह भी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।